नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप भी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो जुड़िए मेरे साथ, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। हमारे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से क्या थी। अच्छा, क्वेश्चन करते करते जो यहाँ पर टोटल में 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप अपने पास एक पन्ने में अपने आंसर नोट कर करके देखिए कि आपके कितने इसमें सही जाते हैं, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। तभी इसका कोई फ़ायदा है कि आपको पता चलेगा कितने सही जा रहे हैं। खाली पढ़ना नहीं है, आपको भी तो अटैम्प्ट करना है। तो आप भी अपने पास कॉपी पेन ले लीजिए और फिर इस संग में कीजिए। तो उम्मीद है आपने अभी तक लगा लिया होगा अपना उत्तर जो भी है। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर एक रचना थी, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। ये जो मूर्ति है वो कांसे की थी और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो बसा था सिंधु नदी के किनारे, और इसका एक अन्य नाम पूछा जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, और यहाँ से विशाल स्नानागार और अन्नागार भी मिला है। ये सब चीज़ें हमें मालूम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई। तो रामचरितमानस जो है वो लिखी थी तुलसीदास ने, और तुलसीदास ने वो लिखी थी 1574 के आसपास। और तुलसीदास किसके किसके शासनकाल के समय थे, ये थे अकबर के शासनकाल में, क्योंकि अकबर का शासनकाल आपका 1556 से स्टार्ट होता है और 1605 तक रहता है। तो इसी के शासनकाल में रामचरितमानस लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट कब आए। तो 1916 में एक अधिवेशन था लखनऊ में, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लखनऊ में ये दोनों एक साथ मिक्स हो गए थे, यानी कि लखनऊ समझौता इसलिए फेमस है। कभी आप लखनऊ समझौता अलग से पढ़ें तो आपको काफ़ी कुछ वहाँ डिटेल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यहाँ यह किसने कहा था। तो ये आपका कहा था जॉन लॉक ने, और इनकी एक पुस्तक थी द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें इन्होंने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का, ये कालों यहाँ पर मात्रा होनी चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, का प्रावधान है। तो हमारे पास 3 प्रकार के आपातकाल हैं। तीनों आपातकाल के अनुच्छेद मैं आपको बता रहा हूँ। 352, आप इसका नाम लिखेंगे इसके आगे डैश करके। दूसरा है 356 अनुच्छेद नंबर, इसका नाम आप लिखेंगे डैश करके। और तीसरा है 360 अनुच्छेद, ये है, इसका डैश करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताएंगे, क्योंकि कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा भाई, कुछ पाना है तो कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय कोष का रक्षक अंग कौन सा है। तो इसमें जो दे रखे हैं ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ विधानमंडल सही है, क्योंकि राष्ट्रीय कोष पर जो विचार विमर्श हमारा जो व्यापक रूप से किया जाता है वो विधानमंडल में किया जाता है, और विधानमंडल की स्वीकृति के बिना राष्ट्रीय कोष से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया। देखिए, पहले लोकसभा का नाम हाउस ऑफ पीपल था, इसका नाम बदला, तो इसका नाम बदला था 14 मई 1954 को। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है। ठीक है, आप उम्मीद है आप अपने मेरे साथ साथ अपने क्वेश्चन के आंसर मिलाते जा रहे होंगे। बाकी देखते हैं आपके टोटल नंबर कितने आते हैं। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो राज्य के पहले अनिवार्य तत्व की बात कर लें। 4 अनिवार्य तत्व है राज्य के। नंबर 1 जनसंख्या, तो जनसंख्या के हिसाब से आबादी इसमें दे रखा है। नंबर 2 राज्य क्षेत्र, तो क्षेत्र भी दे रखा है। नंबर 3 सरकार, सरकार इसमें नहीं दे रखा है। नंबर 4 प्रभुसत्ता या संप्रभुता। ठीक है, प्रभु सत्ता या संप्रभुता वो भी है। तो 4 अंग हो गए, केवल इसमें प्रशासन अंग नहीं आया। तो प्रशासन वाला जो है ये यहाँ पर तत्व इसका राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। ठीक है, वैसे भी क्या करना है प्रशासन से ना, समझ गए होगे मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 9, ये मुझे नहीं, ये ऊंचे था। यहाँ पर थोड़ा ये ना वॉइस टाइपिंग का असर होता है, कर तो हम लेते हैं जरा अपने, थोड़ा टाइम कम लगे करके, पर इसका असर ये दिखता है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी की रचना होती है, कैसे होती है। तो ये अम्लीय प्रकार की होती है, और इस मिट्टी का जो निर्माण होता है भारी वर्षा के कारण जो निक्षालन की प्रक्रिया होती है उससे होता है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण। ठीक है, और इसकी प्रकृति यहाँ पर अम्लीय है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे सूखा भाग है। तो सबसे सूखा भाग ये तो मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, ये आपको मालूम है, राजस्थान का होता है। तो पश्चिमी राजस्थान यहाँ पर अपना उत्तर में आ जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड जो है 3 चरणों में चलाया गया था। 3 चरणों में पहला चरण इसका जो था 1970 से लेकर 1980 तक रहा, 70 से 80 तक। अगर दूसरे चरण की बात करें इसकी, तो 1981 से लेकर 1985 तक। और तीसरे चरण की बात करें, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, 1985 से लेकर
1996 तक। 3 चरणों में ये था ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, 3 चरण थे इसके, मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 12, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। इसकी लंबाई भी लगभग 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, अब अलग अलग किताब में अलग अलग जगह गूगल पे भी सर्च करें तो अलग अलग लंबाई मिल रही है, कहीं 3600 मिल रही है, कहीं 3500 मिल रही है, लेकिन 3,500 से ज़्यादा है। फिलहाल जब कंफर्म नहीं है तो मैंने उसको नहीं बताया। और ये आपकी यूरोपीय रूस जो है, जो रूस का हिस्सा यूरोप में पड़ता है, वो वहाँ पर बहती है। ठीक है, वोल्गा नदी। क्वेश्चन नंबर 13, दो धातुओं का सोल्डर किस गुण के कारण संभव है? तो ये है असंजन के गुण के कारण। दो धातुओं को जब चिपकाया जाता है सोल्डर से, सोल्डर आपने करवाया होगा, कहीं देखा होगा इलेक्ट्रिकल वाली दुकान पे, इलेक्ट्रिकल जो भी दुकान होती है, तो सोल्डर वाली जो धातु होती है वो जो बीच में उनके कहीं पर दरार होती है, वो केशिकात्व की प्रक्रिया भी वहाँ पर साथ में चलती है, उसी के कारण वो बिल्कुल फिक्स भर जाती है अंदर, जिस धातु का सोल्डर हम करते हैं उसमें। ठीक है, बाकी सोल्डर आपने करते हुए देखा ही होगा, तो पता ही है आपको क्या क्या होता है, बहुत सारे आपने टाँके लगवाए होंगे इसमें अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हमारा इसमें है HTTP, और आप कमेंट बॉक्स में HTTP की फुल फॉर्म बता सकते हैं, साथ ही इनकी भी बता देंगे तो अच्छी बात है, TCP IP और UDP की, पर HTTP की तो बताएंगे। HTTP आपने देखा होगा, जब भी आप कुछ सर्च करते हैं तो शुरू में HTTP लिखा हुआ आता है स्लैश के साथ, तो बाकी आपको बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, समान परमाणु संख्या वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? समान परमाणु संख्या होगी तो उन्हें समस्थानिक कहा जाएगा। जैसे समस्थानिक की बात करें, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है हमारे पास, 1H1, 1H2 और 1H3। ये देखिए नीचे वाला जो नंबर होता है परमाणु संख्या होती है, ये देखो तीनों बराबर हैं ऊपर के, जबकि 1 2 3 अलग अलग है, तो नीचे वाले जो है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है। ठीक है, इसे समस्थानिक कहते हैं। अब इनके नाम अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो अच्छा रहेगा, और एक ही बच्चे को देखता हूँ मैं जो कमेंट लगातार करता है और वो क्वेश्चन का आंसर बताता है, तो वो उसी का फायदा हो रहा है। ठीक है, बढ़िया है, लगे रहो ऐसे। विटामिन डी अनिवार्य है किस चीज़ के लिए? अब यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं विटामिन डी के लिए, जो क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं विटामिन डी क्या है। विटामिन डी एक हार्मोन है, यह हार्मोन के रूप, मतलब विटामिन डी एक हार्मोन के रूप में काम करता है। ये क्या करता है? भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस तो नहीं दे रखा है, परंतु कैल्शियम तो दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। ये डी वाला ऑप्शन भी बहुत सारे बच्चे लगाएंगे। ठीक है, अगर सी ऑप्शन नहीं होता तो हम डी लगा देते, परंतु सी ऑप्शन है हमारे पास, हम डी नहीं लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। काली मौत किसे कहते हैं? किस बीमारी को कहते हैं? तो काली मौत कहते हैं हम प्लेग को। अच्छा, प्लेग जिसको हो जाता है उसको मिचली, वमन, तिल्ली बढ़ जाती है, रक्त स्रावी दाने निकल जाते हैं जिससे खून निकलते रहता है, और शरीर क्या कहते हैं? काला पड़ जाता है, तो इसलिए इसे काली मौत कहते हैं। अगला है, मुद्रा के अवमूल्यन के क्या परिणाम होते हैं? मुद्रा के अवमूल्यन क्यों किया जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन गिराया क्यों जाता है अपने मुद्रा को? ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके और भुगतान संतुलन जो है उसको सुधार उसमें लाया जा सके, निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। जब पैसे की वैल्यू गिर जाएगी तो निर्यात बढ़ेगा। अब देखो भाई, जैसे हमारे इस समय रुपया गिर रहा है तो हमारा निर्यात यहाँ बढ़ना चाहिए। ठीक है ना यार, पहले अगर हम बात करें, जैसे $1 है, उसकी कीमत अगर मान लो 60 रुपये थी किसी समय में। ठीक है, $1 दे के उन्हें हमारे 60 रुपये मिल जाते थे। अब $1 दे के उन्हें हमारे कितने रुपये मिल जा रहे हैं? 80 रुपये मिल जा रहे हैं, तो उन्हें तो फायदा है ना इससे, तो इसलिए निर्यात बढ़ जाता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ रुपये नहीं मिल रहे हैं, सामान ले रहे हैं हम, कि पहले इतना सामान आता था, पहले $1 में 60 किलो सामान आ रहा मान लो, तो अब $1 में 80 किलो सामान आ रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं कि एक 80 किलो ही है या 60 किलो है। ठीक है, वो एग्जाम्पल है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ये पंचवर्षीय योजना, 5वीं जो थी हमारी, उसमें नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, और इसका कार्यकाल कब था? 1974 से लेकर 1979 तक ये रही थी पंचवर्षीय योजना। और इसमें समाज, इसके गरीबी हटाओ के अलावा सामाजिक न्याय और रोजगार पर भी यहाँ पर बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, राग कामेश्वरी किसकी रचना है? तो राग कामेश्वरी है पंडित रविशंकर की रचना। और पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए फेमस हैं? ये कमेंट बॉक्स में आपको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि तैयारी करनी है आपको अच्छे से, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ जीके के। उम्मीद है आपके 20 में से 20 नहीं तो 18-19 नंबर तो आ ही गए होंगे, और अगर यदि इतने आ रहे हैं तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, वरना टाइम पास कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।